इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी झड़पों ने अमेरिका ईरान अमन माहदे को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अगर इसराइल ने लेबनान के अंदर अपने क्राइम्स को नहीं रोका, अपनी कार्रवाइयों को बंद नहीं किया, तो ईरान अमेरिका के साथ तमाम तर पैगामात का तबादला फौरी तौर पर रोक देगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फ़ोन उठाया और नेतन्याहू को कॉल मिलाई और उन्होंने काफ़ी डांट डपट के साथ ये बात समझाई है कि लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो फौरी तौर पर रोक दें। मगर इसराइल जो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस डांट का, इस गुस्से का उसके ऊपर कोई असर होगा? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से मैं बात करेंगे। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी पार्टीज़ की इंतखाबी मुहिम जो है वहाँ पर जारी है। क्या नतीजा होगा इन इलेक्शंस का और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो वोटिंग बिहेवियर को इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इम्पैक्ट कर रहे होंगे, उसके पर बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट के हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं। आम आदमी का क्या हाल होने जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, इस पर बात करने के लिए डिटेल से बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, ट्रंप जो दावा करता है कि हम तो जंग जीत गए, मुज़ाकरात में ईरान डील चाहता है, वो करेगा जो मैं चाहूँगा, लेकिन सूरत हाल तो कुछ और ही लग रही है। यूँ लग रहा है कि ईरान डिक्टेट कर रहा है इन टर्म्स को। ईरान ने कहा, कल हम कालीबाफ साहब की स्टेटमेंट आई कि अगर इसराइल ने ये कार्रवाइयाँ नहीं रोकी तो हम अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खबरें भी आई अनऑफिशियल सोर्सेज से कि मुज़ाकरात का तबादला या पैगामात का तबादला जो है वो फौरी तौर पर रोक दिया गया है ईरान की जानिब से। उसके फ़ौरन बाद ट्रंप में एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दी और जिस तरह की कॉल उन्होंने नेतन्याहू को की है, क्या लग रहा है सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि अचानक ट्रंप का लबो लहजा जो है वो बदल गया है। वो जो हर वक्त धमकियां देने की बात करते थे, वो इस वक्त ये तमाम तर नेगेटिव सिचुएशन के वो बड़ा पॉजिटिव लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं। मुझे इस पर हैरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान ने न सिर्फ ये कि ये कहा था कि हम मुज़ाकरात रोक देंगे, उन्होंने प्रैक्टिकली रोक दिए थे। तो कम्युनिकेशन केम टू ए हॉल्ट, जिसके बाद फिर ट्रंप हैड टू डू व्हाट ही हैज़ डन, जिसकी बात करते हैं अभी। एक बात तो ये है। अब देखना ये है कि ये जो लबो लहजे में तब्दीली आई है, ये इंटरनल प्रेशर की वजह से है या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से है। दोनों ही प्रेशर अरूज पर हैं। इंटरनली जो कुछ हुआ है अमेरिका के अंदर, वो हम बार बार अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि मार्को रूबियो जो हैं वो जा रहे हैं सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सामने पेश होने, और उस हॉल के बाहर मुजाहिरीन अब से नारे लगा रहे हैं। अभी आए नहीं है वो, कुछ लोगों को हॉल से निकाला भी गया है। कहने का मतलब ये है कि जंगी पॉलिसियों के ऊपर अमरीकी अवाम ने एक बड़ा कैपिटल एन के साथ नो कह भी दिया है, लिख भी दिया है, बता भी दिया है। एक दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में स्प्लिट बहुत रिमोट बात है कि किसी भी पॉलिसी पर जो प्रेसिडेंट फॉलो कर रहे हों उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तलाफात हो। ये भी हमने देखा, पहली दफ़ा हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है। 5-6 बड़ी जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, हर एक में जलील हुआ है, लेकिन कभी प्रेसिडेंट का इतना बड़ा तमस्खुर, इतना बड़ा क्रिटिसिज्म कभी उसके ऊपर नहीं आया है। तो ये पहली दफ़ा एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या नेतन्याहू तुला हुआ है इस बात के ऊपर कि उसने अपना जो सहूनी माइंडसेट है उसके तहत हर वो काम करना है जो उसको लेके जाए ग्रेटर इसराइल की तश्कील की तरफ। लेबनान उसका आजकल निशाना है और अभी उन्होंने पंगा शुरू कर दिया है शाम के साथ भी, सीरिया के साथ भी। ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द की उन खलीजी रियासतों को काबू करना कह लीजिए, कब्ज़ा करना कह लीजिए, या अपने साथ मिलाना कह लीजिए, ये उस ख्वाहिश की निशानी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसकी अमेरिका ने क्या कीमत अदा की है अब तक। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये आपको पता चल। मैं सिर्फ इस जंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब से इसराइल को गोद लिया है, नाजायज़ बाप बने हैं नेतन्याहू समेत, सक्सेसिव जो यानी प्रेडिसेसर्स जो पहले थे और जो सक्सेसिव रेजीम्स आई हैं, उसकी क्या कीमत अदा की है अमेरिका ने। इट्स एनॉर्मस, नोबडी कैन इवन वाइडली इमेजिन। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो लेबनान के साथ पंगा है, इसके ऊपर सीख पाए हैं जनाब ट्रंप साहब। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल अच्छी दिखाई दे रही है और चीज़ें मुस्बत सिमत में बढ़ रही हैं।
और वो समझते हैं, और उनका कहना यह है कि इसराइल ने पंगा किया था बीच में हाँ जी। लेबनान के हवाले से, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वो मामला संभल गया है। ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि जब वो ये पंगा किया इसराइल ने, उसके बाद ट्रंप साहब ने एक टेलीफोन किया उनको। हाँ जी, वो बड़ी उस इंटरेस्टिंग। टेलीफोन की जो बाज़गश्त है वो सारे हलकों में सुनाई दे रही है। थोड़ा सा हम भी उसको बयान कर देते हैं, क्योंकि तमाम टीवी स्क्रीन्स के ऊपर वो जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है उसके चर्चे हैं। हाँ जी। मेरा सवाल इसमें बहुत मुख्तलिफ है। कहीं ये भी नूरा कुश्ती तो नहीं है कि मैं ये कहूँगा तुम ये कहीं ना, लगे रहो मुन्ने भाई, ये लगे रहो मुन्ने भाई सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है कि मैं तुम्हें ये कहूँगा तुमने बुरा नहीं मानना इसका, तुम लगे रहो, और यही हो रहा है। हाँ, दुनिया के उस सामने तमाम खुद तर face। सीखपा होने के बावजूद ही इज कंटिन्यूइंग हिज अटैक ऑन लेबनान। क्या मजाल है इसराइल की कि अगर उसको अमेरिकन सपोर्ट ना हो तो वो 2 घंटे सस्टेन कर सकता है? नहीं। इसलिए मुझे तो ये नूरा कुश्ती लगती है। लेकिन जो कुछ कहा है उन्होंने उसका तज़किरा ज़रूरी है ताकि रिकॉर्ड पर रहे हाँ बात। जी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि तुम पागल हो। या ये इस्तिलाह जो है डिप्लोमेसी में इट्स ए वेरी सीरियस, यानी इसकी कनोटेशंस बहुत सीरियस है। दूसरा जो उन्होंने बात की वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये है कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में सड़ रहे होते। क्यों सड़ रहे होते? क्योंकि उनके ऊपर केसेस की जो Corruption नौयत है, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ और कत्लेआम जो है, उसके नतीजे में जिस दिन जंग बंद होगी, सही मानों में सीज फायर हो जाएगी, भाई ने जेल जाना है, ये तय है। वही वो उनको जता रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2-3 मरतबा जेल जाने से रोका है। उन्होंने 3 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल से रिक्वेस्ट की है कि इसको पार्डन कर दें, इसको एमनेस्टी दे दें, लेकिन नौयत केसेस की ऐसी है कि वो एमनेस्टी उनको नहीं मिली है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने पहली मरतबा ये कहा है नेतन्याहू से कि तुम हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात को सबोटाज कर रहे हो। सीरियस, इट्स अ सीरियस थिंग। दैट मीन्स वो जो हम यहाँ गाते रहे हैं कि ही इज़ ए स्पॉइलर, ही इज़ ए स्पॉइलर, ही इज़ ए स्पॉइलर, अब खुद शायद ट्रंप को भी लग रहा है कि यस ही इज़ ए स्पॉइलर। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि मौसूफ जो है नेतन्याहू मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने ये ना किया, अगर हिजबुल्लाह ने वो ना किया तो मैं बैरूत पे हमला करूँगा। ये धमकी की हद तक तो ठीक है। हाँ जी। लेकिन हमने देखा कि ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आया, अगर हम उसकी बात ना करें बिल्कुल बुखारी तो बड़ी साहब, जाती है। ईरान के रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लास्ट टाइम भी ट्रंप ने ही, अमेरिका ने ही सीज फायर करवाया बिटवीन लेबनान एंड इसराइल, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान। लेकिन उसके बाद नेतन्याहू अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे। अभी भी हमने देखा कि अगेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमने देखा स्ट्राइक्स के अंदर। तो कितनी को वैल्यू, कितनी वेटेज जो है वो नेतन्याहू ट्रंप की किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी मुआहदे को या किसी भी बात को देते हैं, वो तो सबके सामने है। देखिए 2-3 चीज़ें इस हवाले से बयान करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि उनके एक वज़ीर हैं गुयार, वो मतलब इंतहाई एंटी मुस्लिम है जी। इंतहाई सख्त तरीन मौक़िफ़ रखने वाले वो सहूनी माइंडसेट के बंदे हैं। वो चढ़ दौड़े हैं नेतन्याहू के ऊपर कि ये क्या आप ट्रंप की बातें मान रहे हैं। वो कहता है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने दोस्त ट्रंप से कहें नो थैंक्स। उकसा रहे हैं नेतन्याहू को इस बात पर कि आप ट्रंप की बात ना माने और लेबनान के ऊपर हमले जारी रखें। यह है सूरत हाल वहाँ की। मेरे ख्याल से अमेरिकन को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये वो सांप है जिसको आप पिलाते रहें दूध जितना पिलाना है उसमें, वो जब पलटेगा आपको डसेगा। अब इजरायली लीडरशिप और ख़ासतौर नेतन्याहू के हाथों ट्रंप ने डसा जाना है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि मैंने आज की तारीख में इस प्रोग्राम पे कही है जी। क्योंकि वो अपनी सहूनियत में इस कदर मस्त हाथी बना हुआ है कि वो समझता है कि किसी को भी दरखुर इतना नहीं समझना चाहिए और जो करना कर गुजरे ताकि ग्रेटर इसराइल बनाने का सेहरा उनके सर सजे। नेतन्याहू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारी 10 आइंदा नस्लें भी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकती। मुझे अपने फील्ड मार्शल के अल्फाज याद हैं जो उसने हिंदुस्तान की क़यादत को मुखातब करके कहे थे कि ये जो चंद हज़ार लोग जिन्हें तुम स्पॉन्सर कर रहे हो, जिन्हें तुम असला दे रहे हो, जिन्हें तुम ट्रेनिंग दे रहे हो,
ये हमसे बलूचिस्तान या कश्मीर नहीं छीन सकते, हम इनको एक एक करके चुन के मारेंगे। यही हाल होगा इसराइल का भी। अगर वो इस अपने मिशन से बाज नहीं आते हैं तो ईरान की लीडरशिप का रिएक्शन जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ ख़ास तौर से, एक तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का रिएक्शन है जी, दूसरा ईरानी जो बाकायदा अफवाज है उनका है जी, और तीसरा ब्रिगेडियर जनरल हैं असदी, उनका है। जो रिएक्शन में मुझे अहम बात दिखाई दी है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर जंग दोबारा से शुरू हुई तो हम दुश्मन को अपनी कुव्वत से परेशान करेंगे। वो ये बता रहे हैं, कल हमने रिपोर्ट का भी जिक्र किया था जो अमेरिकन रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि 69 में से 50 प्लस 55 के करीब मिज़ाइल साइट्स, मिज़ाइल जो उनके ज़ख़ीरे हैं वो सब महफूज एंड रेडी टू फायर हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरानियन आर्मी का कहना यह है कि बैरूत पर इसराइली हमला हुआ तो शुमाली इसराइल के रिहायशियों को किसी नुकसान से बचने के लिए वो इलाका खाली करना होगा। ये पहली दफ़ा है कि हमने ईरान की तरफ से इस किस्म की धमकी सुनी है। बुखारी साहब, खलीजी रियासत में किसी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना नहीं बनाया जाएगा बल्कि डायरेक्टली इसराइल को हिट किया जाएगा। एब्सोल्युटली। एक दूसरी बात यह है कि जो ब्रिगेडियर असदी हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है और हम उसके लिए तैयार हैं। यानी कोई डरा नहीं सकता। उन्होंने कई बार कहा है ना कि ईरानियों को आप डरा नहीं सकते ताकत के नशे में, ताकत के बलबूते पर, ताकत के गुरूर में। फिर वो कहते हैं, बारहा कह चुके हैं, हमने अभी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं किया है जी। अभी हमने 4th 5th जनरेशन के वेपन जो हैं उनको तो छेड़ा ही नहीं है। बट दिस टाइम अराउंड अगर आप आते हैं टू टेक अस तो तैयार रहिए कि आपके साथ भी जो कुछ होगा वो दुनिया देखी। बुखारी साहब, ये ब्रिगेडियर जनरल असदी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ आपने बात की कि जंग जो है वो नागुज़ीर है, यानी दोबारा हमला होना, दोबारा जंग होना, दैट इज़ इनएविटेबल। तो बुखारी साहब, क्या आप इसी तरफ जाती देख रहे हैं सिचुएशन? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी मुज़ाकरात या अमन मुआहिदा किसी किनारे लगने को होता है तब या तो अब्राहम अकॉर्ड की बात आ जाती है या लेबनान की बात आ जाती है। कोई ऐसा पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप रख देते हैं जो ईरान के लिए नाकाबिले कबूल होता है। देखिए, ईरान के लिए लेबनान की सूरत हाल नाकाबिले कबूल है और लेबनान की सूरत हाल के ऊपर नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में जंग के अलावा, वो ठीक कह रहे हैं कि जंग के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा जंग हुई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। और ये हमें इसलिए बिलीव कर लेना चाहिए कि ईरान वही मुल्क है ना जिसने अपने इंडिजिनसली प्रोड्यूस वेपन्स के ऊपर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड और एक वो जो नाजायज़ रियासत है इसराइल, उन दोनों का मुकाबला किया है तने तनहा, बगैर किसी इस्लामिक वर्ल्ड की सपोर्ट के, बगैर किसी सुपर पावर की सपोर्ट के। जो टेक्नोलॉजी देना है, जो इल्ज़ाम है कि चाइना ने उनको सैटेलाइट फुटेज दी हैं, इट्स वन एलिमेंट, दैट डजंट मीन फाइटिंग ए वॉर। वॉर तो ईरानियन ने लड़ी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर के ज़रिए ईरान को फतेह करने का ख्वाब ना नेतन्याहू का कभी पूरा होगा और ना ही कभी ट्रंप का होगा। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने शायद ये ख्वाब देखना अब छोड़ दिया है। ये मंजरनामा मेरे सामने है। जो RIG ने कहा है वो ये है कि तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी सूरत हाल में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ ऐसा जवाब देंगे जो दुश्मन याद रखेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी आपने मुस्लिम ममालिक के सपोर्ट की बात की, तो सपोर्ट क्या छेड़ दिया ना फिर मुझे अगेंस्ट ही है। UAE तो कह रहा है कि ईरान के जो इलाकाई अज़ाइम है उसकी कीमत पूरा खित्ता चुका रहा है। वो कह रहे हैं कि खलीज अरब से यमन, लेबनान, इराक, हम सब जो है वो वी आर पेइंग द प्राइस। मैं UAE से बिलखसूस और अमूमन बाकी रियासतों से पूछता हूँ कि पिछले 50 बरस में कोई एक ऐसा इवेंट मुझे बता दें जहां ईरान ने किसी की सरहद को टच किया हो या किसी मुल्क के किसी इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाया हो, तो फिर मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूं। ये जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा गा रहे हैं ना UAE वाले भाई हमारे जो हैं, उनको बाज आना चाहिए। बर्बादी हो गई है उनकी। UAE को जो नुकसान पहुंचा है और जो पहुंचने का एहतमाल है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसका। दिस वॉज कंसिडर्ड एज द सेफ हेवंस। इन्होंने अपनी अमेरिका नवाज पॉलिसियों की वजह से अपने आप को वल्नरेबल बना दिया है। अगर ईरान ने जिस तरीके से ऐलान किया है, जिस तरीके से उसकी इंटेंशंस हैं, अगर UAE की सरजमीन इस्तेमाल हुई ईरान के खिलाफ, तो वो सूरत हाल पैदा होगी जिसका इस वक्त तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब, UAE के जो सदारती मुशीर हैं वो कह रहे हैं कि अब मामलात का असर नो जायज़ा लेना नागुज़ीर हो चुका है।
क्या अरब और खलीजी ममालिक की ईरान पॉलिसी में कोई ड्रास्टिक तब्दीली देखेंगे इन केस कि अगर एक और जंग होती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक जंग जो हुई है पहले तो उसका नतीजा देख लेते हैं। आप देखिए वॉइसेस ऑफ डिसेंट अब खलीजी रियासतों से आनी शुरू हो गई हैं। मैं ख़ास तौर से जिक्र करूंगा सऊदी अरेबिया का। जी। सऊदी अरेबिया जब तक तो महफूज हुआ है पाकिस्तान के साथ मुआहदे के नतीजे में, जो हमारी फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय हुई हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो लैंड ट्रूप्स हैं, चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद सऊदी अरेबिया फील्स सेफ और इसमें कोई शुबा भी नहीं है। लिहाजा उसकी वो मोहताजी कि अमेरिका की आंख झपकी तो हम मारे जाएंगे, वो सूरत हाल हो गई है ख़त्म। दो इश्यूज़ के ऊपर बड़ा खुल के आया है। एक तो ये जो इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने की बात की थी, सऊदी अरेबिया ने कहा जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आवाज़ें पहले नहीं आती थी। इसी तरीके से जो 8 ममालिक हिस्सा हैं उस सो कॉल्ड गज़ा पीस बोर्ड का, उन्होंने भी एक मुश्तरका ऐलान में कहा है कि किसी के लिए भी ये तस्लीम करना मुमकिन नहीं है कि रियासत कायम ना हो फ़लस्तीन की और इब्राहिम अकॉर्ड पे हम साइन कर दें। तो वो जो एक कोशिश थी ट्रंप की लास्ट मिनट, जिसको कहते हैं 11th आवर पे, कि चलें शायद इस झटके में ये काम भी हो जाए, दैट हैज़ ऑल्सो फ्लॉप्ड। ना वो जंग जीते, ना इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन हुए, तो हु इज़ द विनर? ये आने वाला मौरख तय करेगा। तो अब अगर मैं बात की दूसरी किसी जंग की कि अगर फिर जंग हुई, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, एक तो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड, जितनी कॉस्ट वो दे चुके हैं इस जंग की। अभी तो सिर्फ ये बताया गया है कि अपने ट्रूप्स को मूव करने और असला और बारूद जो इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अभी जितने अमेरिकी अड्डे थे वहाँ पर जो फलूस उड़ा है रडार सिस्टम समेत और उनके जो एयर बेसिस और नेवल बेसिस थे, उसके नुकसान का तो अभी तखमीना ही नहीं लगा, विच इज़ मैसिव। अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर परेशानी लाहक है ये कि क्या होगा जब आवाम को ये पता चलेगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। अगर पहली जंग का ये हाल है तो दूसरी जंग के बारे में आप कुछ मतलब आप समझते हैं कि माजी की जंग ने एक्चुअली अमेरिका का इन्फ्लुएंस खित्ते के अंदर कम किया है? कम नहीं किया है, ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एक आधा मुल्क है जो भाई हमारे यूएई वाले हैं उनकी तरह का, बट अदरवाइज एवरीबडी। आप देखें ना क्या हो रहा है। कतर का प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है ईरान को, टेलीफोनिक राब्ते हैं टॉप लीडरशिप के आपस में, जॉइंट एग्रीमेंट उनके हो रहे हैं, देख रहे हैं ना आप सारा कुछ। ये वही कतर है ना जहाँ पर अमेरिकन अड्डा है। तो कहने का मतलब ये है फिजा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है। अंधेरी जो इस तरफ को चलाने की कोशिश की गई तो उल्टे पैर चल रही है। तो लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि एक और जंग का इम्कान को जो है वो खारिज नहीं किया जा सकता। मीनवाइल कल इस तरह की सोर्सेस से खबरें आ रही थी कि ईरान ने जो है वो पैगामात का तबादला फ़िलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया है और मुज़ाकरात के काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में डल गया था अमन मुआहिदा। आपको लग रहा है कि अभी भी कोई उम्मीद बाकी है इस सिचुएशन के अंदर? ईरान की तरफ से जिस किस्म का सख्त गिर रवैया इख्तियार किया गया था, या सख्त गिर मौक़िफ़ कहें उसको, उसके बाद ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि अगर मैंने लहजा, लबो लहजा, रवैया, एटीट्यूड ना बदला तो फिर एक इनएविटेबल जंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो ट्रंप ये समझते हैं कि अब मुमकिन नहीं है, ना उनके लिए, ना अमेरिका के लिए, ना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देयरफॉर ये डिप्लोमेटिकली ईरान की एक और विक्ट्री है। इसको जितना मर्जी दुश्मन जो है वो कोशिश कर ले अंडरमाइन करने की, बट द फैक्ट रिमाइंस कि एज ऑफ टुडे डिक्टेट जो करा रहा है उसका नाम ईरान है, नॉट अमेरिका।